नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है और आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। तो पहली न्यूज़ ये है कि इंडिया चाहता है कि हम अपना जो नाविक हमारा अपना जीपीएस सिस्टम है उसको यूज करें अपने मोबाइल फोन में। किसकी जगह पे? जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की जगह पे, जो कि अमेरिका का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। तो हमारे लिए न्यूज है वो महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट चाहती है कि स्मार्टफोन मेकर इसका यूज करें, जो नाविक हमारा नेविगेशन सिस्टम है, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो अदर देशों पे वो कम हो और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो हमारी जो बाहर अन्य देशों में स्टोर होती है, शेयर होती है, लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है, उसको भी क्या हो, उसकी भी थ्रेट कम हो। तो ये सारी बातें हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम नाविक से संबंधित जितनी भी न्यूज हैं, नाविक से संबंधित जितने भी इशू हैं, वो हम पढ़ें, ताकि हमारे एग्जाम में हम अच्छा कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जो नाविक सिस्टम है उसको एक 3GPP बॉडी है। इस बॉडी ने इस नाविक सिस्टम को अप्रूव कर दिया है रीजनल के लिए। और ताकि इसका यूज अब क्या होगा, अब इसका यूज मोबाइल टेलीफोनी के लिए हो सकता है। और इसको डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा। अगर ऐसा हो गया तो हमारी जो 4G सर्विस है, 5G सर्विस है और इंटरनेट ऑफ थिंग है, इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी है, उस पर हम काम कर पाएंगे, रोबोटिक्स पे काम कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर पाएंगे। और उस पर हमारे जो स्वयं का जो जीपीएस सिस्टम है उस पर हम काम कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जो इंडियन कंपनी है वो स्टार्टअप है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको डिजाइन करें। किसके आधार पर? नाविक के आधार पर। और इसका ये में है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन सिस्टम पे, जैसे जीपीएस पे डिपेंडेंसी है, उस पे कम होगी और हम अपनी नेविगेशन सर्विस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। और है हमारी क्या होगी, स्टडी सेक्टर में हमारी क्या होगी, डिपेंडेंसी कम होगी और हम अपना क्षेत्र में अच्छी सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर कर पाएंगे। ठीक है। तो पहली ये बात हुई। दूसरा हम पढ़ लेते हैं नाविक क्या है। तो नाविक को क्या है, एक इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था, एक नेविगेशन सिस्टम है। शुरुआत में इसको IRNSS बोलते थे, जिसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 2018 में ऑपरेट हुआ और इसके अंतर्गत शुरुआत में 7 सैटेलाइट थी, लेकिन बाद में इसमें कितनी सैटेलाइट हो गई, 8 सैटेलाइट हो गई। ये क्या करता है, भारत की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर तक, बाउंड्री तक, फ्रॉम बाउंड्री से क्या करता है, कवर करता है। इस बात को आप ध्यान रखना। और इसकी जो 8 सैटेलाइट हैं, वो इसकी 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में है और 5 सैटेलाइट कहाँ है, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में है। करेंटली हम इस पे ये स्टेटस है, मैं 3 सैटेलाइट कहाँ है, जियो स्टेशनरी पे है और 5 सैटेलाइट कहाँ है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, क्या होता है, इसको भी पढ़ेंगे। अभी इसका जो करंटली यूज है वो लिमिटेड है। हम इसका यूज अभी हम वहां करते हैं जहां पे वार्निंग अलर्ट हमको जारी करना हो, फिशरमैन के लिए करते हैं। और जो हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। और नेचुरल डिजास्टर, अगर साइक्लोन बाढ़ वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। अभी इसका यूज अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड आधार पे कर रहे हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि इसका यूज हम वाइडली लेवल पे कर सकें। ठीक है। इसमें मोस्टली 2 तरह की सर्विस है। एक तो सामान्य नागरिक इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी सर्विस ये है कि हम मिलिट्री के आधार पर इसका यूज करेंगे, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी इसका हम यूज करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान को भारत ने ऑफर किया था कि आप हमारे नाविक सिस्टम में
जुड़ जाइए। तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, बाकी अदर कंट्री हाँ इसकी सेवाएं ले सकती हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसकी एक्यूरेसी 20 मीटर तक है, और ये आपकी 20 मीटर तक इमेज आपको उपलब्ध करा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपसे बात की थी कि इसकी 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। तो आपको ये 3 सैटेलाइट मिलेंगी, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये वाली। और जो 5 सैटेलाइट है, इसको करेक्शन कर लेना, जो 5 सैटेलाइट है वो कहाँ है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कि आप ऑर्बिट क्या होती हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये वाली जो पैरेलल इक्वेटर के जो पैरेलल लाइन है, ये वाली ये ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बेटा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसकी जो हाइट होती है लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। और इसके जो इंक्लाइन है, इस लाइन से जियो स्टेशनरी से जो कुछ एंगल बनाती है, इंक्लाइन है, इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसकी भी हाइट 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन अंतर यह है कि ये वाली जो लाइन है जियो सिंक्रोनस, वो इक्वेटर के समांतर नहीं होती। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, और ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट कहाँ होती है, 200 से 1000 किलोमीटर तक। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है 200 से 100 किलोमीटर तक। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके यूजेस क्या है कि हम क्या कर सकेंगे, टेरेस्ट्रियल, एरियल, मरीन नेविगेशन की सुविधाएं लोगों को दे सकेंगे। कोई अगर आपदा आती है तो उसके संबंध में हम उनको तुरंत तुरंत वहां पे सर्विस उपलब्ध करा सकेंगे। कितना हमारा नुकसान हुआ है तो उसके बारे में जानकारी हमको मिल सकेगी। व्हीकल को ट्रैक कर सकेंगे, उनको मैनेजमेंट कर पाएंगे, मोबाइल फोन को इंटीग्रेट कर पाएंगे, और जो हमारा टाइम है, जो प्रीशियस टाइम है, उसको भी हम बचा पाएंगे। ठीक है, मैपिंग से संबंधित सर्विस दे पाएंगे, जियोडेटिक डेटा को कैप्चर कर पाएंगे, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन कर पाएंगे। ट्रेवलर आसानी से इसका यूज करके कहीं भी जा सकते हैं। विजुअल और वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक 3GPP शब्द चर्चा में आया, तो एक संस्था है, इसमें 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप देख पा रहे हो। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या करते हैं, वर्ल्ड को प्रोवाइड करते हैं कि नंबर की स्टैंडर्ड इन इन्वायरमेंट हो टेलीकम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। तो इसी ने क्या किया है, नाविक को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत अभी कौन है, BDS जो चाइनीज की है वो है, गैलीलियो यूरोपियन की है वो है, और गैलोनास रशियन की, और GPS अमेरिका की है। तो ये अदर नेविगेशन सिस्टम है, आप इसको ध्यान रखना। जैसे GPS किसका है, अमेरिका का है। गैलीलियो किसका है, यूरोपीय यूनियन का है। गैलोनास किसका है, रसिया का है। और वेडो किसका है, चाइना का है। और भारत का कौन सा है, नाविक या IRNSS। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में संगठन बना है, एशियन पाम ऑयल अलायंस, उसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई और इंडिया में हुई। और इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो कहाँ होगी, इंडोनेशिया में होगी। क्या करना है, क्योंकि भारत क्या है, पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम इन देशों से क्या कर सकें, जो सबसे ज्यादा इसको प्रोड्यूस करते हैं उनसे बार्गेनिंग कर सकें, ताकि जो हमारा उनको सही कॉस्ट पे हम तेल को परचेज कर सकें। इस आधार पे इनने क्या किया है, इसको, इस संगठन को बनाया है, और इसकी पहले मीटिंग हो चुकी है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। विश्व में सबसे ज्यादा पाम ऑयल कौन प्रोड्यूस करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये सबसे ज्यादा शेयर करते हैं 90%। उसके बाद थाईलैंड, फिर कम्बोडिया, फिर नाइजीरिया। इन बात को आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, ये 90%। बाकी ये आपको 10% में देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का शेयर है। उसके बाद केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु देखने को मिलते हैं। तो इन दो बातों को आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा शेयर किसका है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। ठीक है, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं,
अच्छा, जो संगठन बना है उसमें कौन कौन से देश हैं, आप हैरान रह जाओगे। कौन है? एक इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और नेपाल है। ठीक है, इस बात को हम देखेंगे। कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। अब इसमें कौन नहीं है? भूटान नहीं है, मालदीव नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। ये क्या करेंगे, जहां से ये एक्सपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया से, वहां से बार्गेनिंग करेंगे ताकि ये सही सस्ते दामों पे ये उपलब्ध इनको तेल हो। एशियन कंट्री में 40% डिमांड है ग्लोबल पाम ऑयल की। जो विश्व में डिमांड है उसका 40% किसको चाहिए? एशियन को चाहिए। और उस 40% में से 15% किसको चाहिए? भारत को चाहिए। लार्जेस्ट क्या है? एक इंपोर्टर है। 13 से 14 मिलियन टन भारत को आवश्यकता होती है, इंपोर्ट करता है। अब हम पाम ऑयल के बारे में जान लेते हैं। एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जो पाम फ्रूट से प्रोड्यूस होता है। अफ्रीकन पाम ऑयल देखने को मिलता है। एक इंडियन, ये जो पाम पाम ट्री है वो साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका का क्या है? इंडिजीनियस ट्री है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। विटामिन ए और ई में क्या होता है? रिच होता है। इसमें कोई ट्रांसफैट नहीं होता है। सरकार ने एक मिशन चलाया है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ताकि जो हमारी जो अन्य देशों पे जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके। और हम क्या करें कि अन्य देशों के द्वारा जो हम इंपोर्ट करते हैं और उन पे हम निर्भरता क्या करें? कम कर सकें। ठीक है, और इसको किसके अंतर्गत? पाम ऑयल पाम एरिया किस एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं, किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सरकार ने एमएसपी को भी इंक्रीज किया है ताकि पाम ऑयल से संबंधित जो कि घटनाक्रम है वो हमारे देश में क्या बढ़े और हम इंपोर्ट पे हमारी निर्भरता है वो भी क्या कर सके? कम कर सके। ठीक है, चलो अब आगे कुछ फैक्ट हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया क्या है? एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है पाम ऑयल का। और 55% हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। फैक्ट क्या है? 40% वेजिटेबल ऑयल का कंजप्शन करते हैं। और जो हमारी टोटल आवश्यकता है उसका आधा तो हम कहां से करते हैं? इंपोर्ट इंडोनेशिया से करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया दोनों मिलकर 90% ग्लोबल पाम ऑयल प्रोडक्शन में अपनी हिस्सेदारी देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया 60% ग्लोबल सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण देश है। 60% पाम ऑयल की जो सप्लाई है वो किसके द्वारा की जाती है? इंडोनेशिया के द्वारा की जाती है। और 40% जो ग्लोबल सप्लाई है वो पाम, सोयाबीन, रैपसीड, सनफ्लावर के द्वारा होती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में आप पूछे जा सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न है वो यूपीएससी में 2021 में आ चुका है। ठीक है, सॉरी 2021, हाँ 2021 में आ चुका है। अब हम पाम ऑयल के बारे में जान लेते हैं। पाम ऑयल जो ट्री है सबसे पहले ह्यूमिड और ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसको होने के लिए 22 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और एट लीस्ट कम से कम 5 से 6 आवर, 5 से 6 घंटे तक इनको ब्राइट सनशाइन मतलब धूप की आवश्यकता होती है पर डे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। 80% ह्यूमिडिटी होना चाहिए तभी ये ऑप्टिमम ग्रोथ कर पाते हैं। और ये बहुत ही प्रोडक्टिव क्रॉप है। ग्रेटर यील्ड देती है लोअर कॉस्ट पे। ठीक है, हाई क्वालिटी ऑयल है। इसको डेवलपिंग कंट्री है इसको कुकिंग के लिए इसको यूज करते हैं। इसके द्वारा क्या क्या इसका मतलब कि फूड प्रोडक्ट इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। डिटर्जेंट बनाया जा सकता है, कॉस्मेटिक बनाया जा सकता है। ठीक है, बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। मैनी जो भी मतलब कि पैक्ड प्रोडक्ट हैं जिसमें पाम ऑयल कंटेंट हमको देखने को मिलता है, जैसे लिपस्टिक, सोप और डिटर्जेंट, इवन आइसक्रीम में भी हमको देखने को मिलता है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण यूज है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब सरकार ने, हमने पढ़ ही लिया, सरकार ने मिशन चलाया है, नेशनल मिशन एडिबल ऑयल, ताकि हमारे देश में पाम ऑयल को क्या कर सकें? बढ़ावा दे सकें। ठीक है, इस बात को टोटल फाइनेंशियल कितना है? 11,040 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट का शेयर है 8,844 करोड़। स्टेट का शेयर है 2,196 करोड़। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सरकार इसमें चाहती है कि हम
2025-26 तक 11.2 लाख टन पाम ऑयल क्या कर सकें, बढ़ा सकें, उसका उत्पादन कर सकें, और 29-30 तक 28 लाख टन पाम ऑयल का उत्पादन कर सकते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब पाम ऑयल डेवलप्ड कंट्री क्या करती हैं, यूज करती हैं, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले, अगर जो वर्तमान में गैर संचारी रोग हैं, जैसे हृदय रोग हो गया, डायबिटीज हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गई, उसको प्रिवेंट करते हैं। ये नेचुरली आपकी सॉफ्ट स्किन रखते हैं, आपको कोई क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं है। विटामिन के में रिच होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट होता है, आपको ट्रांसफैट नहीं होने देते हैं। और प्रेगनेंसी में काफी यूजफुल होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये आपकी विजन को इंप्रूव करने में काफी सहायता करते हैं। कैंसर से संबंधित जो रिस्क है उसको भी कम करते हैं। हेयर हेयर ग्रोथ को भी बढ़ावा देते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट इसमें देखने को पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। और इसमें जीरो ट्रांसफैट हमको देखने को मिलता है। आपको मतलब कि आप में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड फैट है, वो आपके शरीर में नहीं बढ़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। इसरो ने हाल ही में क्या किया है, नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, साउंडिंग रॉकेट RS-200 बोला गया है। साउंडिंग रॉकेट का एक्चुअली काम क्या है कि इन्वायरमेंट में क्या करना, रिसर्च से संबंधित इसको भेजा जाता है। और ये 1 और 2 स्टेट सॉलिड रॉकेट है। और ये अपर एटॉस जो हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें ये भेजा जाता है, ठीक है। 3.5 मीटर टॉल होता है, 2 स्टेज रॉकेट होता है, और दोनों स्टेज कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 70 किलोमीटर की हाइट पे इसको भेजा भेजा जा सकता है, ठीक है। और इसका 200 नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है, 200 है। फर्स्ट जो RS जो साउंड रॉकेट है, इसमें हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का यूज किया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेसिकली इसका यूज क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, इंक्लूडिंग द फेनोमिनन। और जो हमारे जो संबंधित जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, उसका हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। पहला साउंड रॉकेट कब भेजा गया, अमेरिकन नाइक ने, अपाचे ने भेजा 1963 में। इसरो ने रोहिणी 75 लॉन्च किया 1967 में। और साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हमने अदर व्हीकल का निर्माण किया और वहीं से हमने शुरुआत की। आज हम कहाँ तक हैं, GSLV तक बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको जो लॉन्च किया गया है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के द्वारा दोनों ने मिलकर लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये बात हमने पढ़ ली। 1967 में RS-75 भेजा गया, 1969 में RS-75 भेजा गया, RS-100, RS-125, RS-200, RS-300, RS-560, RS-560 भी, तो ये भी भेजा गया। बाकी हमारी तैयारी है, ठीक है। चलो, अभी एक आपने शब्द सुना होगा कि ट्रिपल ड्रिफ्ट हो गया है ला लीना का। तो हमने ला लीना पढ़ा था कुछ दिन पहले। एक्चुअली क्या है कि जो ला लीना है, उसमें क्या होता है, जो ईस्टर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल पैसिफिक है, ईस्टर्न वाला पार्ट, आप जैसे ईस्टर्न वाला पार्ट ये देख रहे हैं, ये वाला, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है कम होता है अपेक्षाकृत इधर, ठीक है। पश्चिम वाले की अपेक्षा ईस्टर्न वाले में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर बनेगा, ठीक। और इधर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लो प्रेशर बनेगा। और हवाएं कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो जो इधर जो बनेगा, तो इधर से आर्द्रता ह्यूमिडिटी लेके हवाएं इधर चलेंगी, तो इधर जो कोरियोलिसिस फोर्स है उसके कारण इधर मुड़ जाएंगी, तो भारत में क्या होगी, वर्षा होगी, ठीक है। और उसमें कुछ इंडियन ओशन डायपोल का भी रोल होता है, जिसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बोलते हैं। उसमें भी लो प्रेशर का काम रहता है, तो उसके द्वारा और तीव्र हमारे देश में क्या होती है, वर्षा होती है। मतलब कि अगर ला लीना आएगा तो इस रीजन में क्या होगी, वर्षा हमको देखने को मिलेगी। और अगर ये बार बार आएगा तो इस रीजन में वर्षा होगी, वो और तीव्र देखने को मिलेगी। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा लाला, सूखा,
बात समझ में आ रही है? देखो, ला लीना है तो इधर से हवाएं कहाँ चलेंगी, भारत की ओर चलेंगी, ऑस्ट्रेलिया की ओर चलेंगी। अगर अल लीना है तो इसका मतलब है यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो हवाएं इधर से इधर चलेंगी, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, सूखा, यहाँ पे क्या पड़ेगा, बाढ़, बारिश अधिक होगी। तो अभी क्या हुआ है, जो ला लीना है उसका ट्रिपल ड्रिप लगा है, मतलब कि इसकी तीव्रता और बढ़ गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, और वर्षा होने की संभावना होगी। जैसे अभी हाल ही में देखा होगा कि अभी सर्दी का मौसम है, अभी आने की जल्दी से सर्दी का मौसम आ गया। क्यों? क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है, क्योंकि ट्रिपल ड्रिप लगा है किसका, ला लीना का। ठीक है, तो ये हमने समझा। तो ये हमने समझ लिया एक फेनोमिना है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। ओनली ये थर्ड टाइम आया है 1950 के बाद से। ठीक है, ऑब्जर्व किया गया है, और ये हमने देख ही लिया कि यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, वही बातें लिखी है। इसका उल्टा क्या होता है, अल नीना होता है, तो ये लिखा है। अब इम्पैक्ट क्या होंगे, बेटर मानसून होगा इंडिया में, इंटेंस हरिकेन आएंगे, साइक्लोन आएंगे, अटलांटिक ओशन में आएंगे और बे ऑफ बंगाल में आएंगे, क्योंकि टेम्परेचर हाई हुआ तो क्या आएंगे, वो साइक्लोन आएंगे। पेरू, इक्वाडोर के तट पर क्या देखने को मिलेगा, सूखा, अभी हमने देखा। और फ्लड कहाँ देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, हाई टेम्परेचर रीजन में फ्लड हमको देखने को मिलेगी, वेस्टर्न पैसिफिक और इंडियन ओशन में हमको फ्लड देखने को मिलेगी, जैसा कि भारत में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलो। अब सरकार ने क्या किया है, कमिट किया है कि 7385 करोड़ हम क्या करेंगे, फंड ऑफ फंड के तहत स्टार्टअप को पैसा देंगे, ताकि वो अपनी आपको ग्रो कर पाए। और उनने कहा है कि हम 11,206 करोड़ 720 स्टार्टअप को पैसा देंगे, और जिनका वैल्यूएशन 10 टाइम मोर देन हो तो उनको हम ये पैसा देंगे, ताकि स्टार्टअप को ग्रो किया जाए। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। डोमेस्टिक कैपिटल है, इंडियन स्टार्टअप को दिया जाएगा। इसका जो कॉर्पस था वो 10,000 करोड़ का था। इसको 14 और 15वें फाइनेंस कमीशन ने इसको बजट के आधार पर सपोर्ट दिया गया था। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसको देखता है। ठीक है, और इसको सपोर्ट को एक्सटेंडेड किया गया था, जो सेबी से रजिस्टर्ड जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें। अभी हम इसको पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है। और जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको सिडबी बोलते हैं, उसके तहत भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं, एक प्राइवेटली पूल्ड होते हैं, जिसमें लोग पैसा देते हैं, और यहाँ से पैसा कहाँ देते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है वहां पे। इसमें इन्वेस्ट करने वाले या तो भारतीय हो सकते हैं या तो फॉरेन हो सकते हैं। कंपनी, कॉर्पोरेट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फैमिली ट्रस्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट एंड ग्रेजुएटी ट्रस्ट आर नॉट काउंटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब कि फैमिली ट्रस्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट एंड ग्रेजुएटी ट्रस्ट ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में काउंटेड नहीं होते, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखेंगे। कौन कौन से, फैमिली ट्रस्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट और ग्रेजुएटी जो ट्रस्ट होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जो इन्वेस्ट किया जाता है वो अर्ली स्टेज पे दिए किया जाता है, ताकि उनकी सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इनको इसमें शामिल होते हैं वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर का मतलब कोई आपने स्टार्टअप स्टेब्लिश किया तो आपको शुरू करने के लिए आपको कुछ पैसा कुछ कंपनी देंगी, कोई व्यक्ति आपको दे सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जाता है, एंजल फंड होता है, सोशल वेंचर फंड होता है, तो इनको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। कैटेगरी सेकंड में इक्विटी डेप्ट सिक्योरिटी दी जाती है, प्राइवेट इक्विटी फंड, डेप्ट फंड और फंड ऑफ फंड इसमें हम देखने को मिलता है। और कैटेगरी 3 में अगर आपकी कोई रिस्क है तो रिस्क को कम करने के लिए फंड दिया जाता है, और आपको रिटर्न इसमें देखने को मिलता है, जिसमें हैज फंड आता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड देखने को मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ 2000 पेस्टिसाइड रिकमेंडेशन फॉर प्रायर
इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो ये एक्चुअली क्या है कि एक कन्वेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं रॉटरडम कन्वेंशन। इनके तहत एक पीआईसी होती है जिसको प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट बोलते हैं। अगर इन हजार्ड को 2000 पेस्टिसाइड हैं, किसी हजार्ड पेस्टिसाइड को, हजार्ड केमिकल को अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ट्रेड करने से पहले उस देश की परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी आप उस संबंधी हजार्ड जो केमिकल है उसका ट्रेड कर पाएंगे। तो इसलिए 2000 को कहां डाला गया है, इस लिस्ट में डाला गया है। जो कौन रेगुलेट करता है, रॉटरडम कन्वेंशन देखने को हमें मिलता है। तो इसको आप ध्यान रखना कि रॉटरडम कन्वेंशन क्या है। तो केमिकल हजार्ड को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि आप किसी अन्य देश में जो अल्प विकसित देश है, विकासशील विकसित देश, अल्प विकसित देश में गलत हजार्ड को, खतरनाक हजार्ड को क्या नहीं कर सकें, एक्सपोर्ट ना कर सकें। ठीक है, तो इसलिए लाया गया। इसकी जो रिकमेंडेशन है जो केमिकल रिव्यू कमेटी के द्वारा लाई गई, इसमें 2 पेस्टिसाइड डाले गए जिसको एप्रोडियोन बोलते हैं और टर्बोफोस बोलते हैं। तो इनको आप स्पेशली ध्यान रखना, ये क्या है, एक पेस्टिसाइड है। बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। एप्रोडियोन और टेप्रोफोस ये वाइन, फ्रूट, ट्री, वेजिटेबल में यूज होता है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन से संबंधित। और टेर्बोफोस सॉइल जो हमारे कीट होते हैं उसमें संबंधित देखने को मिलता है, जो सोरगम और मेज और बीट और पटाटो में देखने को मिलता है। इंडिया लार्जेस्ट क्या है, एक्सपोर्टर है किसका, टर्बोफोस का। तो इसको आप ध्यान रखेंगे स्पेशली। अब ये हमने पढ़ ही लिया है कि रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। ये फैसिलिटेट करती है ताकि आप किसी हजार्ड को किसी अन्य देश में एक्सपोर्ट ना कर सकें। लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन देती है, भारत भी इसका क्या है, सदस्य है। और जो पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल जो हैं उनको बैन करने का प्रयास करती है ताकि इन्वायरमेंटल रीजन से वो किसी को हानि ना पहुंचा सके। और सीआरसी है वो इसकी क्या है, सब्सिडी बॉडी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अच्छा, एक बेसल कन्वेंशन और होता है, तो वो किससे संबंधित है आप इसको कमेंट करके बताइएगा। एक व्हाइट फ्लाई चर्चा में है। इन जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको व्हाइट फ्लाई है। ये इसने रबी क्रॉप को राजस्थान में क्या किया है, अटैक किया है। व्हाइट फ्लाई क्या है, पेस्ट है, किससे संबंधित, कॉटन से संबंधित हमें देखने को मिलता है। एक कॉटन कॉटन जो लीफ होती हैं उसमें देखने को मिलता है। स्प्रीड ए डिसीज की तरह हमें दिखती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्रॉप को नुकसान होगा। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस इतना ध्यान रखना है व्हाइट फ्लाई किससे संबंधित है। तो राजस्थान में मिला, कॉटन लीफ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक माधव नेशनल पार्क चर्चा में है। सरकार चाहती है कि टाइगर हैं उनको माधव नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये अभी हुआ नहीं, होगा तब देखेंगे। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश की शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल पार्क का दर्जा इसको 1958 में दिया गया। इसमें एक सांख्य सागर, माधव सागर, दो क्या हैं, लेक हैं। और मणिखेरा क्या है, डैम है। फ्लोरा इसमें नॉर्थन ट्रॉपिकल देखने को, ड्राई डेसिडस मिक्स देखने को मिलता है। करदई क्या है, एक डोमिनेंस ट्री स्पीसीज इसमें हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे, माधव नेशनल पार्क में। और माधव नेशनल पार्क जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कूनो पालमपुर, जिसको पहले कूनो पालमपुर सेंचुरी थी, बाद में इसको क्या किया गया, कूनो नेशनल पार्क बनाया गया। तभी इसमें क्या इंट्रोड्यूस किए गए, चीता। अब ये माधव नेशनल पार्क हमको यहाँ देखने को मिलेगा शिवपुरी में। अब यहाँ को टाइगर री इंट्रोड्यूस करने की तैयारियां चल रही हैं। बाकी नेशनल पार्क देखो, मध्य प्रदेश की एक पन्ना नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, फोसिल नेशनल पार्क है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज हमें देखने को मिलती है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, विंध्या ये अरावली रेंज है। तो ये आप ध्यान रखना, आपके लिए महत्वपूर्ण है। नीलक्रोंजी फ्लावर चर्चा में है, इनका दोबारा क्या हुए हैं, ये ब्लूम हुए हैं, दोबारा खिले हैं। और ये हर 12 साल में हमको देखने को मिलते हैं। चंद्रा द्रोणा माउंटेन में देखने को मिलते हैं, चिक्कामंगलुर में जो कि कर्नाटक में, वहां पे। ठीक है, इंडेमिक है कहाँ के, वेस्टर्न घाट के।
इसको ध्यान रखना। और ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में हमको देखने को मिलते हैं। ये 1300 से 2400 मीटर एल्टीट्यूड पे उगते हैं और प्रत्येक 12 साल में हमको सीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल है, अगर किसी वेदर में चेंज होता है तब भी ये देखने को हमको मिल सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं बहुत सुंदर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, देखो संद्रू हिल, ये वाला पार्ट, सेवरॉय हिल जो कहाँ है, तमिलनाडु में, नीलगिरी हिल ये तीनों में है, और अन्यमलाई हिल ये केरल में है। तो ये वेस्टर्न घाट है, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे, सुंदरू हिल, सेवरॉय हिल, नीलगिरी हिल और अन्नामलाई हिल। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। बतुकम्मा फेस्टिवल चर्चा में है, ये आंध्र प्रदेश का क्या है, फेस्टिवल है, और इसको सात माहाना कैलेंडर के रूप में, जो नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और इसको मेनली कौन इस रीजन में, वुमन के द्वारा इसको मनाया जाता है। आप बस याद रखेंगे बतुकम्मा किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है साइन लर्न, मतलब कि जो आप साइन देख पा रहे हैं, इस साइन की सहायता से आप क्या करोगे, लर्न करोगे इंडियन साइन लैंग्वेज में। इसमें 10,000 से ज्यादा क्या है वर्ड है। इसको कौन कर रहा है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा इसको मैनेज करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, जलदूत ऐप सरकार ने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ये क्या करेगा, जो जो विलेज लेवल है उनको ग्राउंड लेवल की जानकारी इसमें दी जाएगी, और मनरेगा के तहत इस एक्सरसाइज को किया जाएगा ताकि उनको लोगों को रोजगार मिल सके। तमिरा परानी रिवर चर्चा में है, ये तिरुनवल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है हमें तमिलनाडु में, इसका जो डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन है इसको दोबारा से, और ये एशिया की सबसे ओल्डेस्ट रिवर है, रिस्टोर करने का इसको प्रयास किया जा रहा है। ओनली क्या है, पेरिनियल रिवर है, मतलब कि 12 मास ही इसमें पानी रहता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये ओरिजिन भी तमिलनाडु से होती है, और इसका एंड भी कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। ओरिजिन कहाँ से होती है, पुथिगाई हिल से, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाली ये तिमरा परानी रिवर है, अब यहीं पे क्या हो गई, खत्म हो गई। ये बेगई है, बेगई रिवर है, ये पेरियार रिवर है, ये वेमनाद लेक है, ये कावेरी रिवर है ये वाली, ये कोली डैम है, ये पोन्नाई रिवर है, ये पलार रिवर है, ये कृष्णा राजा सागर है। ठीक है, इस बात को आप, ये पुलकित लेक है तो आप ध्यान, ये पालको बे है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। अच्छा, इसमें हमने जिसको एक हमने जीव पढ़ा था, जिसको मतलब कि एक मतलब कि कंजर्वेशन सेंटर बनना है, तो कौन सा पाया जाता है, स्पेशल है, आप बताओ कमेंट करके। ठीक है, गवर्नमेंट ने 45 से ज्यादा वीडियो 10 यूट्यूब चैनल से ब्लॉक किए हैं। सरकार ने कहा है कि हेट स्पीच को प्रमोट कर रहे थे, सरकार की एकता अखंडता हारमोनी को क्या कर रहे थे, बिगाड़ रहे थे। तो हमने इसलिए इनको क्या किया है, ब्लॉक करने का आदेश दिया है। वीडियो को ब्लॉक करने को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड 2021 में लाया गया, इसके तहत किया जाता है। इन वीडियो में कंटेंट था कि फेक न्यूज फैला रहे हैं, मॉर्फ वीडियो है, और इनके द्वारा जो क्लेम किया गया वो गलत था कि गवर्नमेंट के द्वारा रिलीजियस आधार पर सर्टेन कम्युनिटी को राइट को बाधित किया जा रहा है, जो कि क्लेम क्या थे, गलत थे। वायलेंट थ्रेट कमाने मतलब कि बढ़ाने का प्रयास किया गया, और कहा गया कि इंडिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी गलत है, इसलिए इनको ब्लॉक करने का प्रयास किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A के तहत सेंट्रल या राज्य सरकार किसी भी टू इंटरसेप्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, डिक्रप्ट कर सकती है कोई भी इंफॉर्मेशन को, ट्रांसमिटेड को, रिसीव को, स्टोर को, कोई भी कंप्यूटर सोर्स से। और सरकार को पावर है कि वो भारत की संप्रभुता इंटीग्रिटी के आधार पर आप इसको बैन करें, डिफेंस ऑफ इंडिया के आधार पर बैन करें, राज्यों की सुरक्षा के आधार पर बैन करें, फ्रेंडली रिलेशन वॉर मतलब कि कोई विदेशी राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध है, अगर आप गलत बात करते हैं उनके संबंध में तो आप बैन हो सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर आप खराब करते हैं तो बैन हो सकते हैं। ठीक है, कोई आपने ऑफेंस किया है रिलेटेड दिस तो आप
बैन, आपका जो वीडियो है या चैनल है वो बैन हो सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक रिवर पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, तो आप इसकी ट्रिब्यूटरी स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये है, इसको, इसकी सबसे पहले हम राइट ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। राइट ट्रिब्यूटरी में आती है पहली सुबनसिरी, महत्वपूर्ण रिवर है। बरनादी, मानस, संकोश और तिस्ता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेफ्ट वाली में सियांग, दिवांग, लोहित और दिहाऊ, ठीक है, और धनसिरी, कोलोंग, कोप कोपली, ठीक है। तो इन बात को आप ध्यान रखेंगे और आपकी महत्वपूर्ण यूपीएससी के द्वारा कभी जो सहायक नदियां हैं वो पूछ ली जाती हैं, स्पेशली लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है वो स्पेशली पूछ ली जाती हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताना कि ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र वो किस ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।